नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र का प्रथम पेपर आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियां, इसका हम सेकंड चैप्टर आर्थिक विश्लेषण की मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विश्लेषण की मान्यताएं किसी भी सिद्धांत का महत्वपूर्ण भाग होती है। दरअसल बात यह है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र में भी सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत। और इन सिद्धांतों को लागू करने में 4 भाग इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 1 कि इसमें कौन कौन सी चल राशियाँ काम में ली जा रही हैं। नंबर 2 चल राशियाँ क्या हैं, ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 2 इसकी मान्यताएं क्या हैं। नंबर 3 परिकल्पनाएं क्या हैं। और नंबर 4 चीज़ है निष्कर्ष क्या है, प्रेडिक्शंस। तो उन चारों का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले आज हम देखेंगे कि मान्यताएं क्या होती हैं। तो आर्थिक विश्लेषण की जो मान्यताएं हैं उन्हीं के द्वारा उन्हीं पे आर्थिक सिद्धांत टिका रहता है और आर्थिक सिद्धांत को लागू होने में इन मान्यताओं को माना जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता। जब भी हम आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, विशेषकर व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, तो हम ये मान्यता मान करके चलते हैं कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो पूरी तरह से विवेकशील है। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति स्थिर है। उपभोक्ता हमेशा अपनी विवेकशीलता के द्वारा अपने उपभोग में सीमित साधनों के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। उपभोक्ता हमेशा यह मान करके चलता है, सिद्धांत ये मान करके चलता है कि उपभोक्ता के मानसिक संतुलन ठीक है, उसका व्यवहार अन्य उपभोक्ताओं की भांति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का होता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वे वस्तुओं का उपयोग उस सीमा तक करता है जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत आपस में बराबर हो और उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इस प्रकार उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता की मान्यता हमेशा व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण मान्यता है और इसका अध्ययन करते समय हम ये लिखते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार को हमेशा क्या माना गया है, विवेकशील माना गया है। यानी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, अन्य उपभोक्ताओं की भांति वह भी अपने संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह सीमांत उपयोगिता और कीमत को आपस में बराबर करने का प्रयास करता है। उपभोक्ता की भांति उत्पादक के व्यवहार को भी विवेकशील माना गया है, जो कि दूसरी मान्यता है। हमेशा उपभोक्ता की मानसिक स्थिति को भी ठीक मानते हुए हम ये मान करके चलते हैं कि उपभोक्ता भी अपने सीमित साधनों के द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करता है, जहां पर उसकी लागत कम से कम हो। उत्पादक के लिए संतुष्टि अधिकतम और उत्पादक के लिए उत्पादन अधिकतम और लागत न्यूनतम। और अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम लागत के लिए एक उत्पादक हमेशा उस स्तर तक उत्पादन करता है जहां साधनों की सीमांत आगम उत्पादकता उसकी सीमांत साधन लागत के बराबर हो। सीमांत साधन उत्पादकता MRC सीमांत साधन लागत के बराबर हो, MRC के बराबर हो। तो ये दूसरी प्रमुख विशेषता है। उपभोक्ता के व्यवहार में बताया था सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो, उत्पादक के व्यवहार में बताया जा रहा है सीमांत आगम उत्पादकता सीमांत साधन लागत के बराबर हो। तीसरी प्रमुख मान्यता है अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें समान रहें, ये अक्सर मांग के सिद्धांत और पूर्ति के सिद्धांत की महत्वपूर्ण मान्यता है। इसको मानने के लिए मांग का सिद्धांत का जब हम अध्ययन करते हैं, 12th क्लास में किया भी होगा, तो हम पहली मान्यता यही लिखते हैं। सिद्धांत की मांग के नियम की पहली लाइन यही होती है कि अन्य बातें समान रहें। इस आधार पर कीमत और मांग के संबंध को स्पष्ट किया जाता है।
अन्य बातें समान रहे, जैसे मांग का अध्ययन, मांग के नियम का अध्ययन करें तो अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। यही मांग का नियम है जो मांग और कीमत के विपरीत संबंध को प्रस्तुत करता है। अब अन्य बातें समान रहे का मतलब मांग को प्रभावित करने वाले सभी कारक समान रहें। मांग के नियम को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में कोई परिवर्तन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की संपत्ति, उपभोक्ता की रुचि, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति। इन सब चीज़ों को क्या माना गया है? स्थिर माना गया है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें समान रहें इक्वल टू उस सिद्धांत को प्रभावित करने वाले सभी कारक क्या रहें? स्थिर रहें। तीसरी प्रमुख मान्यता है। चौथी मान्यता है बाजार स्थिति की मान्यता। बाजार स्थिति की मान्यता, दरअसल बात यह है कि बाजार अनेक प्रकार के होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, दिव्याधिकार। किस बाजार में है? अक्सर सिद्धांतों को मानते समय हम ये कल्पना करते हैं कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। पूर्ण प्रतियोगिता को इसलिए माना जाता है कि अनेक क्रेता हैं, अनेक विक्रेता हैं, कीमत पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, कीमत मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है और उस निर्धारित कीमत पर कोई भी उत्पादनकर्ता कितनी मात्रा बेच सकता है और कोई भी उपभोक्ता कितनी भी मात्रा खरीद सकता है, लेकिन वो मांग और पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। ये एक तरह से स्थिर अर्थव्यवस्था की बात कहता है। इसलिए चौथी प्रमुख मान्यता लेते हैं कि अपन पूर्ण प्रतियोगी बाजार की मान्यता। पांचवी मान्यता है स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता। स्थिर अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय ये है कि मांग और पूर्ति या अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव ना हो, मांग और पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी ना हो, कीमतों में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं हो, ताकि अर्थव्यवस्था एक निश्चित गति से, निश्चित दर से गतिमान रहे। इस प्रकार ये 5 मान्यताएं हैं। उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता, उत्पादन के व्यवहार में विवेकशीलता, अन्य बातें समान रहें, बाजार स्थिति की मान्यता और स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता। इन पांचों चीज़ों की 5 ही बातें याद रखनी है। नंबर 1, उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता, यानी कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है और संतुष्टि वहाँ मिलती है जहाँ सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो, एग्जैक्ट। नंबर 2, उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता, उत्पादक भी कम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहता है और वहाँ मिलता है जहाँ सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो। अन्य बातें समान रहें, यानी कि उस सिद्धांत को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। बाजार स्थिति की मान्यता, यानी कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की परिकल्पना की गई है। और नंबर 5, स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता, यानी कि अर्थव्यवस्था में कोई तेजी मंदी ना हो, किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव ना आए। तो ये 5 मान्यताओं के द्वारा एक स्थिर किस प्रकार से सिद्धांत लागू होते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। और कल हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से 3rd लेसन में जो आर्थिक चल राशियाँ दी गई हैं, जो कि पहली बात थी, वो उनका किस तरह से अध्ययन किया जाता है, वो 3rd लेसन में देखा जाएगा। सभी का धन्यवाद।